आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफ़र अंतिम भाग। पापा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, ना कभी आपसे किसी चीज़ की ज़िद की। लेकिन आपने कैसे मेरी मर्ज़ी जाने बगैर गीत के साथ मेरी शादी पक्की कर दी। आप जानते हैं मैं आपकी बात को कभी नहीं कहूँगा। तो फिर आप माँ से क्यों नाराज़ हैं? माँ की भी तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो भी तो आपके जैसे ही मेरा भला सोच रही हैं। पापा, आपकी और माँ की बात का मान रखने के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गीत से शादी तभी करूँगा जब माँ राज़ी होगी। बलराज जी और मीना जी कुछ नहीं बोले। मानवी आगे बढ़ने लगी तो माँ ने तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आज मत रोको मानवी, उसे कहने दो। चंद्रादित्य मीना जी की तरफ देख। माँ, आप तो मेरे मन की बात पढ़ लेती थी ना, फिर मेरे मन में गीत के लिए उठ रही भावनाएं कैसे नहीं पढ़ पाई? आपको पता है वो लड़की आपको अपनी माँ की जगह देती है, अपने इतना प्यार करती है कि आपके लिए मुझे छोड़कर जाने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। आप जानती हैं माँ, जब मैं वहाँ गया तो वो किस हाल में थी। उसकी वो दर्द भरी चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है। कैसे वो अपने पापा के लिए तड़प रही थी, अकेली हो गई थी सबसे। मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने उसे संभाला आपका नाम लेकर, आपके प्यार आपकी परवाह का नाम लेकर। वो मुझसे आपसे इतना प्यार करती है कि आपके पूछने पर भी उसने स्वयंभवी को मेरे लिए हाँ कहा, क्योंकि आपने फैसला लिया था। उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम स्वयंभवी से शादी करोगे क्या। अरे, उसने मुझे क्या, आप लोगों से भी एक शब्द नहीं कहा होगा। बताइए, किसी से कुछ कहा था उसने? बोलिए। चंद्रादित्य ने गुस्से और दर्द भरे लफ्जों में सबकी तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू और उसकी बातें सुन सबकी आंखें नम हो चली थी। वो पगली मुझे यहाँ आते हुए भी क्या भूली पता है? आप माँ से कहना कि आपकी गीत आपसे बहुत प्यार करती है। माँ, गीत बिल्कुल आपके जैसी है। मेरा ख्याल रखने में खुद को ही भूल जाती है, अपना ध्यान नहीं रखती। आप सबके दिमाग में एक बात तो बैठ गई है कि गीत ने मुझे पागल कर रखा है, लेकिन आप नहीं जानती मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा। यहाँ आप लोगों ने उसे हमेशा हंसते देखा, क्योंकि उसे परिवार का प्यार मिल रहा था। दिल्ली में उसकी अपनी थी सिर्फ रानू, जिसे अपनी सगी बहन से ज़्यादा मानती है वो। माँ, वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई वो मुझे छोड़कर। चंद्रादित्य ने चीखते हुए कहा तो मीना जी एकदम पीछे हो गई। चंद्रादित्य उठकर मीना जी के पास आकर बोला, आपके दिल में गीत के लिए नफरत कैसे पैदा हुई और क्यों हुई मुझे अच्छे से पता है माँ, लेकिन आज दुख हो रहा है कि मेरी माँ किसी के दुख में साथ देने के लिए पहले रहती थी। हमें बचपन से सिखाते आई हैं कि सुख में पीछे रहना, लेकिन किसी के दुख में नहीं। वो आज, माँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, ना आपको इन सब का दोषी मान रहा हूँ, बस अपनी बात बता रहा हूँ। चंद्रादित्य पूरी तरह टूट गया। उसके अपने माँ पापा ने उसे नहीं समझा तो दुनिया क्या समझेगी उसे? उसकी खामोशी और उसका सादापन उसके लिए ही दुश्मन बन बैठा। चंद्रादित्य अपने आंसू पोंछकर, माँ, आप यही चाहती है ना कि मैं स्वयंभवी से शादी कर लूँ? लेकिन मैं तुमसे नहीं शादी करना चाहती चंद्रादित्य। स्वयंभवी ने कहा तो सब अब उस आवाज़ की तरफ पलटी जहाँ दरवाजे पर स्वयंभवी खड़ी थी, रेड कलर का लहंगा पहने, गले में फूलों की माला, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर लाल बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक। उसकी मांग में भरी सिंदूर जो गवाही दे रहे थे कि उसने शादी कर ली है। उसके साथ एक लड़का था, दिखने में स्मार्ट लग रहा था। उसकी आंखें भूरी, गोरा रंग, क्लीन शेव चेहरा, उसने अपने माथे पर लाल टीका लगाया हुआ था, गोल्डन कलर का शेरवानी पहना हुआ था। वो परफेक्ट दुल्हा लग रहा था। उसके गले में भी फूलों की माला थी। लड़का दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। स्वयंभवी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, मेरी शादी तो हो गई, मैंने शिवन के साथ। उपासना ने देखा तो गुस्से से उसके पास आते हुए स्वयंभवी पर जैसे ही हाथ उठाया, शिवन उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरी बीवी के ऊपर आप नहीं उठा सकती सासू माँ। उपासना बुआ गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन शिवन नहीं छोड़ता और कहता है, आपने पहले हाथ उठाया था क्योंकि आपकी बेटी थी, लेकिन अब मेरी बीवी बन गई है। स्वयंभवी शिवन शुक्ला है। कहते हुए उनका हाथ छोड़ दिया। उपासना बुआ कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों में गुस्सा लिए उसे घूरने लगी। स्वयंभवी और शिवन उपासना जी के पैर छूने के लिए झुके तो उपासना पीछे हट गई। शिवन, मैं और स्वयंभवी दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। मैं तो शादी भी करना चाहता था, लेकिन मेरे मॉम डैड शादी के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन जब वो स्वयंभवी से मिले, उनकी ना हाँ में बदल गई। उनकी मर्जी से ही हम दोनों ने शादी कर ली। स्वयंभवी, शिवन की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया माँ, क्योंकि उन्हें पता है अपने बेटे की खुशी उनके लिए कितनी मायने रखती है। मीना जी की तरफ बढ़ते हुए आशीर्वाद दिया तो बदले में मीना जी सर पर हाथ रख दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। वहीं बलराज जी भी उनके सर पर हाथ रख खुश रहो कहते हुए पीछे हट गए। स्वयंभवी ने मानवी से गले मिलकर मानित के पैर छू लिए। स्वयंभवी,
आप लोगों को ये गलत कदम लगेगा, लेकिन मेरी माँ है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसे शादी करनी पड़ी। ये रही आपकी टिकट। आप मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करें, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है माँ। आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? जब लगे कि आपको आपकी बेटी की ज़रूरत है तब आ जाना। अब चलती हूँ कहते हुए जाने लगी, फिर रुकते हुए मीना जी के सामने आकर बोली, मीना आंटी, जाते हुए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आंटी गीत बहुत अच्छी है, वो किसी का बुरा कभी नहीं सोच सकती। मेरी माँ ने आपसे वादा करवाया था, क्योंकि उन्हें आपके बेटे से नहीं, आपके रुपये पैसे को देखकर मेरी शादी चंद्रादित्य के साथ करवाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ गलत भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करना चाहती थी, जहाँ उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। पर इन सब में आप लोगों ने एक बार भी हमारी मर्जी जाननी ज़रूरी नहीं समझी। अब मैं चलती हूँ कहते हुए शिवन के साथ निकल गई। बाहर आकर स्वंभवी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे शिवन संभालते हुए, मैं हूँ ना स्वंभवी। स्वंभवी हंसते हुए, बेबी कहो ना, नाम थोड़ा डिफरेंट लगता है। शिवन मुस्कुरा उठा और उसे गाड़ी में बिठा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवन ने उसके कंधे पर सर रख लिया तो शिवन ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद्रादित्य कुछ नहीं बोला और बाहर जाने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। रानू का फ़ोन था, उसने उठाया तो रानू बिफरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरी गीत मुझसे दूर हो गई चंद्रादित्य सिंह, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही थे जो उससे शादी करने के लिए मना कर रहे थे। रानू ने कहा तो चंद्रादित्य की आंखें बड़ी हो गई। रानू आगे बोलती गई, अगर उस दिन मैं और गीत नहीं सुनते तुम्हारी बात तो शायद कुछ पता ही नहीं चलता। तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन गीत ने रोक दिया, ये कहकर कि उसे तुम पर भरोसा है। लेकिन तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम चैन से जी नहीं पाओगे। रानू सिसकने लगी थी। ऋत्विक उससे फ़ोन लेकर, चंद्रादित्य, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम जानते हो ना रानू को, वो बस गीत के लिए परेशान है। चंद्रादित्य, वो गीत चाहती थी कि तुम उसे ढूंढने के लिए मत आना, वो जहाँ रहेगी सेफ और खुश रहेगी। चंद्रादित्य खामोश हो गया। उसे याद आया, जब वो बलराज जी से बात कर रहा था तो दरवाजे के पास आहट हुई थी। देखा तो कोई नहीं था, मतलब उस दिन गीत और रानू ही थे जो पूरी बात सुने बिना वहाँ से चले गए थे। चंद्रादित्य, गीत पहले से सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसने बिना कोई सवाल पूछे छोड़कर चली गई। चंद्रादित्य गुस्से में अपने बुलेट लेकर बाहर निकल गया। माँ ने तो उसे रोकते हुए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। चंद्रादित्य, मानित, मैं घर वापस जाऊंगा, हटो मेरे सामने से, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। मानित कुछ कहता उससे पहले मेरा दम घुट रहा है। मानित, मेरा रास्ता छोड़ो। मानित उसकी हालत से उसकी स्थिति समझकर आगे से हट गया। चंद्रादित्य वहाँ से निकल गया। मीना जी रोती हुई, आदि बेटा मेरी बात सुनो। बलराज जी, मीना, जाने दो उसे, अभी अकेले रहने दो। मीना जी, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे अपने बेटे की खुशियाँ दिखाई क्यों नहीं दी? कहते हुए रोने लगी। मानवी अपनी माँ को संभालने लगी। उपासना बुआ ने भी उनके पास आकर उन्हें संभालते हुए सोफे पर बैठाया। बलराज जी तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। उन्हें गीत का जाना और हेमंत जी की बात याद आ रहे थे। जाते वक्त उसके दोस्त ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे पूरा नहीं कर पाए। वो उनके दोनों बच्ची को जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए। बलराज जी, मुझे माफ़ कर देना हेमंत, मैं तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। उपासना बुआ, भैया, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे भाभी के मन में गीत के लिए नफरत नहीं भरनी चाहिए थी। मैंने अपनी लालच में 2 जिंदगियां तबाह कर दी, मुझे माफ़ कर दो। 2 साल बाद दिल्ली, एक बड़ा सा होटल जिसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सब तरफ मेहमानों से भरी महफिल, जहाँ एक रूम में दुल्हन के रूप में बैठी रानू अपने आप को शीशे में देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और शांति जी, जिसने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, वो आते हुए बोली, बेटा तैयार हो गई? रानू अपनी माँ की तरफ पलटी तो शांति जी और मीना जी, उन्होंने पीले कलर की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, वो भी उनके साथ थी। रानू उन्हें देख मुस्कुरा उठी। जी अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, उसे किसी की नज़र ना लगे। मीना जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। रानू पीछे हटते हुए शांति जी से, माँ, मुझे अपनी शादी के दिन रोना नहीं है, प्लीज़, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। शांति जी मुस्कुरा उठी। मीना जी रानू के ऐसे बर्ताव से उदास हो गई, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। शांति जी रानू के गले लग गई। रानू जो रोना नहीं चाहती थी, एकाएक रोने लगी। रानू, माँ, काश गीत यहाँ होती, उसकी बहुत याद आ रही है। शांति जी, बेटा रोते नहीं, तू जानती है ना गीत जहाँ है वहाँ खुश होगी। रानू अलग होते हुए, हाँ लेकिन मेरी शादी में तो आती। तभी बलराज जी, जिन्होंने पीले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो अंदर आते हुए बोले, और कितनी देर मीना जी, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। रानू को देख सबने
अपने जेब से कुछ पैसे निकाल उन्होंने रानू की नज़र उतारी और पास में खड़ी लड़की को दे दिया। रानू, अंकल अब आप भी इमोशनल मत होना। बलराज जी उसे गले से लगाकर आज हेमंत होता तो कितना खुश रहता। अपनी एक बेटी को ऐसे दुल्हन बने देख, सदा ऐसे मुस्कुराती रहना, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, कहते हुए आशीर्वाद देकर बाहर चले गए। मानवी ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, वो भी अंदर आ गई और रानू को छेड़ने लगी। रानू जल्दी चलो, ऋत्विक भाई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका बस चले तो वो यहीं आ जाएं। मानवी की बात सुन सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानू मन में, काश कि तुम यहाँ होती, तेरी टेम्पो को तेरी ज़रूरत है आज, प्लीज़ भगवान मेरे दोस्त को यहाँ भेज दो, इसके सिवा कुछ भी नहीं मांगूंगी। रानू को लेकर सब बाहर निकल गए। वहीं गार्डन एरिया में जहाँ पर बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, ऋत्विक स्टेज में बैठा इधर उधर देख रहा था। तभी उसे सामने से रानू आती दिखाई दी, जिसे देख उसकी नजरें ठहर गई। मरून कलर का लहंगा पहने, हाथों में चूड़ा जिसमें कलीरे लटके हुए थे, माथे पर लाल बिंदी, उसके गले में हार, सर पर चुनर ओढ़े वो हल्के कदमों से अपना लहंगा संभालते हुए आ रही थी। मानवी ने उसे पकड़ रखा था, उसके साथ मीना जी और शांति जी भी थी। रानू ने पलके उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ऋत्विक ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी, सर पर पगड़ी और गले में लाल मोतियों की माला। उसने रानू के लहंगे से मैचिंग एक दुपट्टा रखा हुआ था। वो अपनी जगह से उठ नीचे रानू के पास जाकर उसका हाथ थामकर स्टेज पर ले आया। ऋत्विक हल्के से रानू के कान में, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में मेरी रानू हो ना? रानू उसके पेट पर हल्के से हाथ मारते हुए, अब यकीन हुआ? ऋत्विक मुस्कुरा उठा, फिर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो जैसे ही फेरी टेल में प्रिंसेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। रानू मुस्कुराते हुए, हाँ तो मैं हूँ ही इतनी सुंदर। ऋत्विक, वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ बताया नहीं तुमने? रानू, फेरी टेल में दिखाने जाने वाला प्रिंस। ऋत्विक ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। ऋत्विक, मानवी को देख, चंद्रादित्य कहाँ है? मानित, जिसने गुलाबी रंग का फुल नेक कुर्ता पहना हुआ था, उसने कोने की तरफ इशारा किया जहाँ चंद्रादित्य था। बेला जी गोल्डन कलर की साड़ी पहने मेहमानों को देख रही थी। वो अपने बेटे बहू के पास आकर उनकी नज़र उतार रानू के गले लगकर बोली, किसी के नज़र ना लगे मेरी बहू को। ऋत्विक, माँ मैं भी हूँ यहाँ। बेला जी उसकी जलन देख मुस्कुरा उठी। ऋतिका आते हुए, माँ आप भाई को बता दो कि वो कैसे दिख रहे हैं आज, बिल्कुल सर्कस के बंदर जैसे। ऋत्विक ने उसे घूर कर देखा तो ऋतिका, भाई ऐसे मत घूरिए, भाभी देखिए ना भाई कैसे घूर रहे हैं मुझ प्यारी सी गुड़िया को। रानू ऋत्विक से, खबरदार जो मेरी ननद को घूरा तो। वो बात पूरी नहीं कर पाई, सब हंसने लगे तो रानू ने शर्माकर चेहरा नीचे कर लिया। बेला जी, ऋतिका बेटा जाकर वो फूलों की माला लेकर आओ। ऋतिका हाँ कहते हुए स्टेज से बाहर आई तो सामने खड़ी रिदांक से टकरा गई। रिदांक ने उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया और उसे एकटक देखने लगा। ऋतिका भी उसे एकटक देखने लगी। रिदांक का दिल धक धक करने लगा। ऋतिका उसके दिल के पास हाथ रखते हुए, ये आवाज़। रिदांक कुछ बोल नहीं पाया तो ऋतिका उससे अलग हो गई और जाने लगी तो रिदांक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋतिका उसकी तरफ देखने लगी तो रिदांक ने कहा, 7 जन्म के लिए ये आवाज़ सुनोगी? ऋतिका शर्माते हुए, ऐसे संभाल लेंगे तब, कहते हुए वो वहाँ से चली गई। रिदांक भी मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ फेरने लगा। माँ ने तो उसे देखकर, क्या चल रहा है रिदांक भाई, मुझे भी शादी करनी है। माँ ने चौंकती हुई, क्या? हाँ शादी, आप माँ पापा से बात करना, मुझे लड़की मिल गई है। कहते हुए रिदांक वहाँ से चला गया। वहीं एक कोने के टेबल पर चंद्रादित्य बैठा हुआ था। उसने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके हाथ में ब्लैक कलर की घड़ी चमचमा रही थी। उसकी आंखें भावहीन थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपने मोबाइल में गीत के भेजे आखिरी मैसेज को पढ़ रहा था। उसने गहरी सांस भरी और मोबाइल अपनी जेब में डाल रानू की तरफ बढ़ गया। पूरे रीति रिवाजों से ऋतिक और रानू की शादी संपन्न हुई। सब बड़ों से आशीर्वाद लेकर वो दोनों बैठे तो सब उन्हें बधाई देने लगे। संभवी ने भी अपने पति शिवन के साथ आते हुए उन्हें शादी के गिफ्ट के साथ शुभकामनाएं दी तो शिवन ऋतिक के गले लग गया। संभवी, शिवन, उपासना जी भी उनके साथ ही दिखे, जिससे रानू ने नजर फेर ली, लेकिन उपासना जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। शांति जी, बेटा ऐसा नहीं करते, मेहमान हैं वो हमारे। रानू, मामा इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसकी बात सुन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चंद्रादित्य रानू के पास आया तो रानू ने उससे भी नजरें फेर ली। चंद्रादित्य ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुस्कुराती रहा करो, मिश्री और मेरी तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रानू, जिसने चंद्रादित्य से नजरें फेर ली थी, वो चंद्रादित्य की तरफ देखने लगी तो चंद्रादित्य मुस्कुराते हुए नहीं रोक पाए खुद को। देखो तुम्हारी शादी में कैसे अनजान बनी फिर रही है, जिसे मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगा। रानू ने सामने देखा तो एक पिलर के पीछे से एक लड़की, जिसने दुपट्टे से सर को ढक रखा था, वो उसकी तरफ ही देख रही थी। रानू खुश हो गई। उसने चंद्रादित्य के गले लगकर कहा, भाई इस बार उसे जाने मत देना प्लीज़। चंद्रादित्य उसके सर पर हाथ रख, हाँ लेकिन उसे इन 2 सालों का हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना।
चंद्रादित्य वहां से निकलकर बाहर की तरफ चला गया। चंद्रादित्य बाहर निकलने लगा तो मैं सामने रिदांग के एक बच्चे को संभालते हुए खड़ा था, जो कब से रो रहा था। उसने कहा, चंद्रादित्य भाई, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ये लीजिए आपका भांजा, जो कब से आपको देखने के लिए बेताब था। चाचू से मन भर गया है इसका, तभी देखो रो रहा है। चंद्रादित्य ने अपने भांजे मानवी और मानित के बेटे नवांश को देख अपनी गोद में ले लिया, लेकिन फिर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। चंद्रादित्य, रिदांग किसे भूख लगी है, मानवी को देकर आओ। रिदांग, जी भाई कहते हुए वो मानवी के पास चला गया। चंद्रादित्य निकल गया, जिसे देख लड़की ने एक वेटर से कुछ कहा और एक गिफ्ट देते हुए उसे बाहर निकल गई। लड़की बाहर आकर एक गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो बार बार पीछे पलट पलट कर देख रही थी कि सामने खड़े किसी से टकरा गई। वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने को हुई तो सामने खड़े लड़के ने उसे संभाल लिया। लड़की के छूने को महसूस करके लड़की की आंखें बड़ी हो गई। वो उससे अलग होकर जाने लगी तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मिश्री, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर यहाँ से चली जाना। कीत ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो पलटी नहीं। चंद्रादित्य उसे सामने लाकर खड़ा करते हुए, मेरी गलती बता दो जिस वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई। कीत कुछ नहीं बोले तो चंद्रादित्य ने उसके सर से दुपट्टा हटा दिया। वहीं गीत ने अपना सर झुका लिया। चंद्रादित्य उसके बहते आंसू देख रहा था, जिसे वो नहीं दिखाना चाहती थी। चंद्रादित्य, तुम जब गई तो वापस किसके लिए आई हो, यहाँ बताओ। कीत फिर भी कुछ नहीं बोली तो चंद्रादित्य पास खड़ी कार में अपना हाथ मारते हुए, क्यों मुझे छोड़कर गई थी मिश्री। कीत डर गई उसके इस तरह चिल्लाने से। चंद्रादित्य ने सर पर हाथ रख लिया। नहीं बताओगी ना कहते हुए उसने अपना हाथ एक बार फिर कार की खिड़की पर दबाया और उसके हाथ से खून बहने लगा। क्या कर रहे हैं आप? कीट डरते हुए उसका हाथ पकड़कर देखने लगी, जिससे से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। चंद्रादित्य अपना हाथ छुड़ाकर फिर से मारने लगा तो गीत उसके सामने आते हुए, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लगी है, देखो कितना खून बह रहा है। चंद्रादित्य अपना हाथ छुड़ा, बताओ मुझे, मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिस वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई बिना मुझे कुछ बताए। जानती हो मिश्री, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम्हें कैसे पता होगा। चंद्रादित्य एक बार फिर गुस्से से चीखा। कीत बिना कुछ कहे वापस जाने के लिए पलटी तो चंद्रादित्य उसकी कलाई पकड़ उसे अपने सामने करते हुए, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। कीत उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी तो चंद्रादित्य की पकड़ उसकी कलाई पर कसने लगी, जिससे कीत को दर्द होने लगा। जब पीछे से आवाज आई तो दोनों ने उस ओर देखा जहाँ रानू के साथ ऋत्विक और बाकी के घर वाले खड़े थे। ऋत्विक आगे बढ़ते हुए, चंद्रादित्य क्या कर रहा है, छोड़ कीत को। चंद्रादित्य जलती निगाहों से, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आज मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। चंद्रादित्य की कठोर आवाज सुन सब चुप हो गए। गीत को यकीन नहीं हुआ कि उसका चंद्रादित्य इतना बदल जाएगा। उसकी लाल आंखें, जिसमें गुस्से के साथ दर्द और मजबूरी भी साफ झलक रही थी। बलराज जी गीत की गलाई देख, आदि क्या कर रहा है, छोड़ उसका हाथ। मीना जी, आदि गीत का हाथ छोड़ दे बेटा, वो मेरे कहने पर तुझसे दूर गई थी। मैंने ही उसे फ़ोन करके कहा था तुझे छोड़कर जाने के लिए। वो तो मुझसे भी लड़ने लगी थी कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने ही उसे मजबूर किया था। चंद्रादित्य ने गीत की तरफ देखा जो दर्द से सहर उठी थी, लेकिन वो फिर भी खामोश रही, एक शब्द भी नहीं कहा उसने। चंद्रादित्य ने झटके के साथ गीत का हाथ छोड़ दिया, वहाँ से बुलेट लेकर चला गया। गीत वहीं बैठकर रोने लगी। मीना जी उसके पास आकर अपना हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अपने स्वार्थ में तुम्हारी और आदि की खुशियों को देख नहीं पाई, तुम दोनों का प्यार देख नहीं पाई, मुझे माफ कर देना। कीत मीना जी का हाथ पकड़, माँ हाथ जोड़ते हुए अच्छी नहीं लगती, आप माफी मत मांगिए। मीना जी ने उसे गले लगा लिया। बलराज जी, देखा मीना, जिस बच्चे से तुम नफरत करने पर तुली थी वो बच्ची तुझे आज भी अपनी माँ मानती है। उपासना उसके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए, कीत बेटा, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे पैसों की लालच ने ये सब करवा दिया। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही परिवार ढूंढ रही थी जहाँ उसे कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, रिश्ते नहीं। मुझे माफ़ कर दो आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, और अपनों से शिकायत कैसी। स्वयंभवी गीत, मुझे भी माफ़ कर दो, अगर मैंने वक्त से पहले ही सबको अपना फैसला सुना दिया होता तो आज तुम और चंद्रादित्य साथ होते। गीत मुस्कुराते हुए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है स्वयंभवी, जो महादेव चाहते हैं वो होकर ही रहता है। केत उठकर खड़े होते हुए, मुझे उनके पास जाना है कहते हुए वो गेट की तरफ जाने लगी तो ऋत्विक ने कहा, गीत वो कहाँ पर होगा तुम जानती तक नहीं, ऐसे में मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ होंगे। कहते हुए गीत ने सबकी तरफ देखा, फिर रानू की तरफ देखा तो ऋत्विक बोला, जाकर अपने सिंची को मनाओ, दोस्त तो कभी भी मान जाते हैं, लेकिन इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। रानू ऋत्विक को घूरते हुए, मुझे इस लहंगे में ज़्यादा देर रुका नहीं जाएगा, इसलिए जल्दी आना सिंह की मिश्री। की दौड़कर रानू के गले लग गई। रानू उसकी पीठ सहलाते हुए,
तुझसे अब भी नाराज हूँ, पहले जाकर उसे मना फिर मुझे मनाना। चंद्रादित्य ब्रजघाट ना जाकर आर्य हाउस चला गया था। जब कभी भी दिल्ली आता था तो अक्सर वो आर्य हाउस में ही रुका करता था। यहाँ उसकी और मिश्री की यादें जुड़ी हुई थी। कितने वक्त साथ बिताए थे, कभी छत पर तो कभी हॉल में। चंद्रादित्य छत के टेबल पर बैठा एक सामने देख रहा था। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखें आज आंसुओं से भरी हुई थी। अपने सीने में उठ रहे दर्द को मिटाने के लिए वो पास रखी वाइन की बोतल का सहारा लेना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया जब उसने पहली बार पिया था तो गीत कैसे उससे बिना कुछ कहे दिल्ली छोड़कर चली गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा पी सके। गीत जब छत पर आई तो चंद्रादित्य को देखकर दौड़कर उसके पीठ से जा लगी। उसने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को बांध लिया। चंद्रादित्य उसके हाथों को अपने सीने से हटाने लगा, लेकिन गीत ने अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर दी। चंद्रादित्य अपनी पीठ पर उसके गर्म आंसू महसूस कर रहा था। वो उसका हाथ हटाकर वहां से जाने लगा तो गीत उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली, ऐसे खामोश मत रहो ना, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। चंद्रादित्य, जाओ यहाँ से। गीत, पर मेरी बात। चंद्रादित्य गुस्से से पलटते हुए चीखा, जाओ यहाँ से। इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाई और उसकी आवाज़ सुन वो थोड़ी सहम गई। चंद्रादित्य की आंखें लाल हो चुकी थी, जिनमें आंसू भरे हुए थे। गीत ने उसका चेहरा देखा तो तड़प उठी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो चंद्रादित्य बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो दरवाजे से बाहर जाता उससे पहले ही उसके कदम ठहर गए। चंद्रादित्य ने अपने होठों को भींच लिया और आकर रेलिंग से सटका खड़ा हो गया। गीत उसके पास आकर खड़ी हो गई तो चंद्रादित्य उसके एक कदम और दूर हो गया। गीत ने रोते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन चंद्रादित्य ने अपना चेहरा फेर लिया। अब गीत का रोना हिचकियों में बदल गया था। वो हिचकती हुई उससे आगे खड़ी हो गई और बोली, मेरी दुनिया तुमसे शुरू और तुम पर ख़त्म है। अगर मेरी दुनिया ही रूठ गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा दम घुट रहा है, मुझसे तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तुम ऐसे मत तड़पाओ ना, मैं तुम्हारे बिन मर जाऊँगी। चंद्रादित्य ने कसकर उसकी बाँह पकड़ ली और उसे अपने करीब करते हुए कहा, 2 थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी सोच बाहर आ जाएगी। अगर ऐसी बातें अपनी ज़ुबान पर दोबारा लाई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी ज़िंदगी के बारे में ऐसी बातें करने का। गीत हिचकती हुई उसके गले से जा लगी। चंद्रादित्य ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। गीत उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए, आई लव यू। चंद्रादित्य उसे पकड़कर ऊपर उठाते हुए, आई लव यू टू मिश्री। कि तब भी हिचक रही थी। चंद्रादित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके अधरों से अपने अधर जोड़ लिए। गीत ने उसके गले में अपनी बाहें डाल ली तो चंद्रादित्य के हाथ उसकी कमर पर लिपट गए। दोनों की तड़प उनके बहते आंसू बयां कर रहे थे। 2 सालों से जिस एहसास के लिए तड़प रहे थे, आज वो तड़प धुंधली हो गई थी। इंतजार और प्यार दोनों ही बढ़ा था उनका। इन बीते दिनों में वो खुद को जितना तन्हा और लाचार महसूस करते थे, आज एक दूसरे का साथ पाकर उतना ही मजबूत हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो गीत ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन चंद्रादित्य ने वैसे ही उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब गीत के पैर और चंद्रादित्य की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए। गीत उसकी आंखों में देखने लगी तो चंद्रादित्य ने उसके होंठों पर लाइट किस करते हुए उसके माथे को अपने माथे से जोड़ लिया। मेरी मिश्री। गीत उसकी नाक को अपने नाक से छूते हुए, सिंह जी की मिश्री। फिर दोनों ही एक साथ हंस पड़े। दोनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी जो उनकी खुशी जाहिर कर रही थी। हाउस। गीत बेड पर सोई हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने बगल में देखा जहाँ पर कोई नहीं था। वो अपने आप को देख मुस्कुराते हुए, तू भी फालतू भी कुछ भी सोच लेती है गीत, तेरे सिंह जी हैं वो। गीत उठकर नीचे चली आई तो देखा सोफे पर सब लोग बैठे थे और साथ में चंद्रादित्य भी। वो उल्टे पैर वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी ऋत्विक ने कहा, गीत जी आप भी आइए। गीत ने अपनी आंखें मींच ली, फिर मुस्कुराते हुए नीचे आई तो मीना जी गीत के पास, बैठो बेटा कहते हुए उठकर उसे अपने पास बिठा लिया। उसके पास ही चंद्रादित्य बैठा था। गीत सर नीचे किए बैठी हुई थी। उसे लगा था सब लोग उससे नाराज़ होंगे कि क्यों वो 2 साल गायब थी, लेकिन यहाँ तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, बस सामान्य सी बातचीत करते रहे। गीत को मुंडे नीचे किए हुए देख मानवी चाय का कप उसके सामने करते हुए, चाय भाभी। गीत ने अपनी पलकें उठाकर मानवी की तरफ देखा तो मीना जी ने कहा, बेटा चाय पी लो। गीत कुछ भी नहीं बोली और चाय का कप उठा लिया, लेकिन उससे पिया नहीं जा रहा था। उसने टेबल पर कप रख दिया। चंद्रादित्य ने देखा तो उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गीत ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने अपनी पलकें झपका दी। गीत, आप सबको जाना नहीं कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी 2 सालों में? बलराज जी नहीं, मीना जी नहीं, मानवी और मानित एक साथ नहीं। कि तूने देखने लगी तो मानवी, हमें पता है आप कहाँ थी, क्या कर रही थी।
गीत उसे हैरानी से देखने लगी तो मीना जी, हाँ बेटा, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, कैसे वहाँ जाकर भी हमें याद करना नहीं छोड़ती थी। आदि ने सब बताया और दिखाया भी। गीत ने अपनी आंखें चंद्रादित्य पर जमा ली तो मीना जी आगे बोली, आदि ने तेरे जाने के बाद तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बनारस से दिल्ली चला आया, अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, तब उसे पता चला तुम देहरादून चली गई हो। सबको लगता था कि तुम देश से बाहर चली गई हो, लेकिन आदि ने तुम्हें ढूंढ निकाला बेटा। तुम्हारे जाने के बाद मेरे बेटे ने मुझे सच का आईना दिखाया, जिसे मैं देख नहीं पाई। कर देना बेटा, मीना जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा तो गीत नम आंखें से मीना जी के हाथ को पकड़ते हुए, आप माँ है मेरी, मुझ पर हक है आपका माँ। मीना जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ रख बोली, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। बलराज जी, कि बेटा हमें छोड़कर तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो तो भला हुआ आदि के दोस्त ग्रंथ सूर्यवंशी का, जिसे तुम्हारे पता बता दिया, उसकी यही तो तुम रुकी हुई थी। हमें मीना जी ने सब बता दिया था बेटा कि तुम उनकी वजह से ये शहर छोड़कर जा रही थी। मीना जी ने तुम्हें फ़ोन करके कहा था कि तुम ये शहर कर चली जाओ। गीत ने अपना सर नीचे कर लिया तो बलराज जी बोले, बेटा तुम्हारा फैसला उस समय जो था वो सही था, लेकिन बेटा ऐसे कभी अपनों को छोड़कर नहीं जाती। क्या मीना जी ही तुम्हारी कुछ लगती हैं? हम सब कुछ नहीं लगते जो उनकी बात तुमने मान ली। बोले कि तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, जो शांति बेला जी के साथ आते हुए बोली। कि उसे देख उसके पास जाकर उसके गले से लग गई। रानू खुद उससे दूर करते हुए, मुझसे दूर रहे, मुझसे बात मत कर, मैं तेरी कुछ नहीं लगती, समझी? गीत, रानू मुझे माफ़ कर दे, चाहे तो 2 थप्पड़ मार ले, पर ऐसे बोल मत यार। रानू ने अपना हाथ उठाया तो गीत ने आंखें बंद कर ली। जब उसने अपने गालों पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो आंखें खोलकर देखकर सामने रानू खड़ी थी। उससे मुस्कुराते हुए कहा, मारूंगी कैसे, देख तेरे सिंह मुझे कैसे घूर रहे हैं, लेकिन जलाना तो बनता है, कहते हुए गीत के गालों को चूम लिया तो उसके गले लग गई। रानू भी उसके गले लगते हुए, इस बार माफ़ कर रही हूँ क्योंकि चंद्रादित्य ने तुझे ढूंढ लिया था, वरना हम सब तो तेरे लिए कितना परेशान थे। चांद हलक में आ गई थी सबकी। गीत अचानक रोने लगी तो उसे रोता देख सबा कर उसके पास खड़े हो गए तो चंद्रादित्य बोला, मिश्री क्या हुआ? गीत, चंद्रादित्य को देख रानू की शादी हो गई, लेकिन मैं विदाई में रो नहीं पाई थी। गीत की बात सुन सब हंसने लगे तो चंद्रादित्य उसके सर पर हाथ रख सर हिला दिया। मानित जी, अरे अब सब कुछ बता दिया आप लोगों ने, लेकिन ये नहीं बताया कि उस दिन जब गीत जी गायब हुई थी, उस दिन रात गंगा घाट पे गुंडे क्यों चंद्रादित्य भाई को मारने आए थे। सबकी नजर चंद्रादित्य पर जा अटके तो चंद्रादित्य ने मानित को घूर के देखा। बलराज जी, हाँ बेटा, वो गुंडे कौन थे? चंद्रादित्य मानवी को परेशान किया था ना, जिसे मिश्री ने मारा था, वो उसका ही भाई था जो मिश्री को ढूंढ रहा था। मुझे मिश्री के साथ घाट में एक और बार दिखा, लेकिन गीत मोर मुझे नहीं देख पाए थे। अचानक से मेरे सामने आ गए, मुझसे मिश्री के बारे में पूछा तो मैंने बस जवाब दिया उन्हें। ऋत्विक, हाँ, बेचारे को लूला लंगड़ा बनाकर छोड़ा था तुमने, और तुम्हारे बात करने के तरीके ऐसे ही हैं, वो तो कभी घर वालों के सामने दिखाए नहीं तुमने। चंद्रादित्य ऋतिक को घूरने लगा तो ऋतिक सकपका गया। गीत को याद आया जब वो घाट में चंद्रादित्य के सीने से लगी थी, मतलब उस दिन वही लड़के थे। गीत, संभवी की शादी किससे हुई? मानवी, आगरा के सबसे बड़े आदमी शिविर शुक्ला से हुई। उपासना बुआ ने जब सुना तो फिर क्या, चली गई अपनी बेटी दामाद के साथ रहने। तभी किसी बच्चे की आवाज़ आई, जिसे सुन ऊपर से रिदांग चिल्लाया, भाभी। मानवी, मैं आती हूँ, उसे भूख लगी होगी, कहते हुए मानवी किचन की तरफ जाने लगी। मानवी ऋतिका से, ऋतिका तुम जाकर ले आओ, उसके डायपर भी चेंज करने हैं। ऋतिका, जी दीदी, कहते हुए ऊपर रूम में चली गई। रिदांग बच्चे को संभालते हुए सामने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देख ऋतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋतिका उसके सामने जाकर, लाइए मुझे दीजिए, बच्चे आपसे नहीं संभलेंगे, आपके बस की बात नहीं। रिदांग ने उसकी आवाज़ सुनी तो देखा और बच्चे को चुप कराते हुए, अगर भतीजे को नहीं संभाल पा रहे तो हमारे बच्चे को कैसे संभालूंगा? और उसकी माँ तो मुझे बेलन से मारेगी कि एक बच्चे को संभाल नहीं सकती। उसकी माँ काफ़ी होगी उसे संभालने के लिए। और हाँ, ऋतिका ने उसकी तरफ देखा, फिर बच्चे को उठाकर ले जाते हुए, मुझे बेलन से मारना नहीं आता, कहते हुए नीचे चली गई। रिदांक उसकी बात सुन काम छोड़ खुश होते हुए बेड पर लेट गया। रात का समय था जब गीत और चंद्रादित्य छत पर बैठे थे। दोनों ही खामोश थे और एकटक आसमान में चमकते सितारों को निहार रहे थे। सालों की दूरियां मिट गई थी आज दोनों के पास आने से। दोनों ने अब कुछ भी नहीं कहा और एक दूसरे को महसूस करने लगे। चंद्रादित्य के सीने से लगी गीत ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। गीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ लिए। चंद्रादित्य को उसकी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी तो गीत ने अपने एक हाथ से उसकी आंखें ढक ली। चंद्रादित्य के लब मुस्कुरा उठे। उसने गीत को अपनी बाहों में समेट लिया और अब वो भी उसका साथ देने लगा।
5 साल बाद बनारस। शाम का समय किचन से आती खुशबू की महक से पूरा घर सरोबार हो गया था। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे 2 बच्चे जोर जोर से अपनी प्लेट को बजाते हुए आवाज दे रहे थे, मम्मा खाना, भूख लगी है। अंदर से रानू, जिसने गाजरी कलर की साड़ी पहनी रखी थी, उसके हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में हल्के से सिंदूर और होठों पर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, माथे पर स्टोन ऑरेंज बिंदी, बालों को खुला छोड़ दिया था। उसने कहा, आती हूँ, सब्र करो जरा। इन बच्चों को स्कूल से घर आते ही खाना चाहिए, 1 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझसे होती है? जैसे पहले भी भुक्कड़ थी, अब भी है, कीत ने पूलियां निकालते हुए कहा। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, उसके हाथ में भरी हुई कांच की हरी चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र, उसके साथ एक डायमंड का पतला पेंडेंट, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक, बालों को गूंथे हुए। उसने होठों पर मुस्कान थी। रानू खींचते हुए, यार गीत तू भी ना, कहते हुए वो पूरियां और सब्जी उठाकर उन बच्चों के पास चली गई। देखा डाइनिंग टेबल पर ऋत्विक के साथ बलराज और मीना जी बैठे हुए थे। ऋत्विक ने व्हाइट शर्ट के साथ फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, उसके हाथ में घड़ी और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। मीना जी बैंगनी कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, तो वहीं बलराज जी ने सफ़ेद कलर का कुर्ता पैजामा। रानू उन्हें देखकर बोली, तो ये शरारत आप लोगों की थी, और दोनों महारानी कहाँ गई? मीना जी मुस्कुराते हुए, हमने कोई शरारत नहीं की बेटा, ये सब तो आदि के पापा ने कहा था। बलराज जी, अरे मैंने क्या किया मीना जी, आप तो सरासर मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं। ये तो ऋत्विक का आइडिया था। ऋत्विक, जो रानू को ही एकटक निहार रहा था, वो अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गया। रानू ऋत्विक को घूरते हुए, 2 बच्चों के बाप हो गए हो, लेकिन अकल एक पैसे की भी नहीं है। जाइए, आज आप ही बच्चों को खाना खिलाइए। कहते हुए रानू पूरियां उसके सामने रख किचन में चली गई। ऋत्विक बेचारा सामने रखी पूरियों को देखा था, तो कभी मीनाक्षी और बलराज जी को, जो दोनों अपनी हंसी दबाए बैठे थे। ऋत्विक ने उठकर एक प्लेट में खाना परोसा, किचन के दरवाजे की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, देखना अपने बच्चों को कैसे खिलाता हूँ मैं। कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गया। ऋत्विक ने अपना ट्रांसफर बनारस में ही करवा लिया था। शांति जो बेला जी के साथ बनारस में ही रहता था। रानू और गीत ने भी बनारस के काशी हिंदू महाविद्यालय में अपना ट्रांसफर करवा लिया था, और अब सब साथ में ही रहते थे। ऋत्विक और रानू ने जब अलग रहने की बात कही, तो चंद्रादित्य और गीत ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। तब से साथ साथ रहने लगे। मानवी भी अपने परिवार के साथ खुश थी। वृतांत की जॉब दिल्ली में लगी थी, तो ऋतिका भी उसके साथ दिल्ली में ही रहने लगी थी। दोनों की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। बेला जी और शांति जी ऋतिका से मिलने गए थे दिल्ली। मीना जी को भी साथ चलने को कहा था, पर सारनी की मालिश करनी थी, इसीलिए मीना जी नहीं गई। गार्डन में खेल रही 2 बच्चियां, जिसके हाथ साथ एक लड़का भी था, जिन्हें देख ऋत्विक ने आवाज़ लगाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से डैडी चाचू के पास आ जाओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तीनों बच्चे भागते हुए ऋत्विक के पास आकर रुके। दोनों बच्ची डैडी डैडी कहते हुए ऋत्विक के पास आकर उसको टांगों से लिपट गई। चाचू कहते हुए 3 साल का बच्चा भी आकर उनसे लिपट गया, तो दोनों बच्चों ने भी उसे पकड़ लिया। डैडी भैया तो उठाओ ना, वो थोड़ा छोटा है अभी, रिद्धि ने कहा। दीदी मैं तो बला हूँ आपसे, देखो, कहते हुए श्रव्य ने अपनी ऊंचाई बताई, तो वृद्धि और रिद्धि खिलखिलाते हुए उससे लिपट गई। ऋतिक तीनों की बॉन्डिंग देख मुस्कुरा उठा। ऋतिक प्लेट को वहां रख टेबल पर रखते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ गया, बोला, श्रव्य, रिद्धि, वृद्धि बेटा संभाल के, गिर जाओगे। डैडी हमारे साथ खेलो ना। हाँ तातू, खेलो ना हमारे साथ, श्रव्य ने कहा। ऋत्विक बेटा पहले खाना फिर खेलना, चलो, कहते हुए प्लेट उनके सामने किया, तो वृद्धि और रिद्धि मुंह से कोटते हुए बोली, ये थाना नहीं है। फिर तीनों ही वहां से भागने लगे। चाचू पकड़ो मुझे, कहते हुए श्रव्य भी भागने लगा। ऋत्विक, चाचू के भतीजे रुक तो जा। वो उनके पीछे भागते हुए उन्हें खाने के लिए कहता रहा, लेकिन तीनों तो हंसते हुए भागने में ही बिजी थे। ऋत्विक परेशान होकर एक जगह रुक गया। जो खाना पहले से फिनिश करेगा मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, बहुत सारे टॉयज भी दिलाऊंगा। तीनों बच्चे मुझे ताइए कहते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। ऊपर कमरे से चंद्रादित्य की आवाज़ आई, मिश्री। किचन में रानू, जा, चंद्रादित्य आज फिर से कुछ खो गया होगा, इसे ढूंढने के लिए तुझे बुला रहा है। वैसे तेरी कमर में ये निशान कैसा? साड़ी में गीत की चिकनी कमर में लाल निशान देख रानू ने उसे छेड़ते हुए कहा। इसे सुन गीत अपने पल्लू से ढकते हुए वो टेबल से लग गया था। रानू, मुझे तो लगा चंद्रादित्य ने। गीत उसके कंधे पर मारते हुए, बेशर्म, बाहर पापा माँ बैठे हैं, कुछ तो सोच लिया कर, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। रानू हंस पड़ी। इतने में चंद्रादित्य की आवाज़ फिर से आई, मिश्री, मेरी घड़ी। गीत, इनका तो रोज़ का है, आज इन्हें बताती हूँ, कहते हुए वो अपने पल्लू को कमर में टांग बाहर निकल गई। लेकिन मीना जी और बलराज जी को देख वापस पल्लू ठीक कर रूम की तरफ बढ़ गई। ऋतिक प्लेट लेकर रानू के पास जाकर, मैडम ये देखो उनके डैडी का कमाल, मेरी दोनों राजकुमारी ने खाना फिनिश कर दिया। रानू, खाली प्लेट देख, सच बताओ कहीं तुमने तो नहीं खा गए? उन्हें खिलाने के लिए मुझे 1 घंटे लगते हैं, आज इतनी जल्दी खा लिया, ये बात हजम नहीं हो रही। ऋत्विक, ये तो बस उनके डैडी ही कर सकते हैं।
रानू असमझ में सिर हिलाकर प्लेट धोने लग जाती है। ऋतिक पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए रोमानी अंदाज में बोला, बच्चों को तो उसके डैडी ने खाना खिला दिया, अब उनके डैडी को कौन खिलाएगा। रानू, जो ऋतिक के इस तरह पकड़ने से अपनी जगह पर ही जम गई थी, उसने धीरे से कहा, अंकल आंटी ऋतिक को बाहर गार्डन में चले गए हैं। रानू, गीत, ऋत्विक उन्हें चंद्रादित्य देख लेगा। रानू कसमसाते हुए, बच्चे आ जाएंगे, छोड़िए। ऋतिक पकड़ मजबूत करते हुए, बच्चे खेल रहे हैं। रानू के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। ऋतिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रानू की आंखें बंद हो गई। ऋतिक उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख। रानू उसके छुअन से सहर गई। ऋतिक का फोन बचा। मौका पाकर रानू ने ऋतिक को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। ऋतिक 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन रानू की कलाई पकड़ते हुए फोन पर, माँ आपके रानू नाराज़ है, उसे ही मना रहा हूँ, कल शाम तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा कहते हुए फ़ोन काट कर जेब में रख लिया। रानू, माँ से क्यों कहा? अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में मम्मी जी? कैसे बहू है मेरी जो बेटे से बात तक नहीं करने देती। ऋत्विक, तुम भी ना, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऋतिक उसे अपनी तरफ खींचते हुए, सोचने दो, माँ का तो काम है सोचना। वैसे भी माँ जानती है अपनी बेटी को कितनी लड़ाकू है, बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। आपने माँ से बात की? ऋतिक, हाँ मेरी माँ ऋतिका के पास गई है, याद नहीं तुमने ही तो भेजा था उन्हें। रानू के सांस में सांस आई। ऋतिक, अब तो मेरी भूख मिटा दो, सुबह से तुम्हें जी भर के प्यार करने का मन था, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है हमारे बीच। ऋतिक ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुन रानू हंस पड़ी। ऋतिक उसे हंसता देख, तुम शादी के बाद बदल गई हो, मुझसे प्यार ही नहीं करती। शादी से पहले कितना प्यार करती थी। और अब कहते हुए ऋत्विक नाराजगी से उससे अलग हुआ। वो जाने के लिए मुड़ा तो रानू उसके पीछे से गले लग गई। ऋतिक के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। रानू, शादी से पहले जितना प्यार करती हूँ उतना आज भी करती हूँ। तुम तो नाराज़ हो गए। सॉरी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मुझे माफ़ कर दो। रानू को सच में बुरा लगा कि वो ऋतिक पर ध्यान ही नहीं दे पाती। ऋतिक उसके भर आए गले को महसूस कर पीछे पलटते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, मैं नाराज़ नहीं हूँ रानू, तुम तो रोने लगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रानू की आंखें सच में भर आई थी। ऋतिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम तो सच में रोने लगी? अरे यार, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। रानू, पूछो क्यों? रानू उसकी तरफ चेहरा उठाकर देखने लगी तो ऋतिक उसके माथे को चूमकर, मेरे पूरे परिवार को संभाला है तुमने, दोनों माँ का ध्यान रखती हो, मेरे बच्चों को संभालती हो, उनके छोटे छोटे ख्वाहिश का ध्यान रखती हो, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती हो, रोज़ कॉलेज जाती हो, बच्चों को पढ़ाती हो। इसके बाद भी तुमसे मैं नाराज़ हो जाऊँगा? ये तो गलत है ना। जैसे तुम मेरी मुसीबतों में साथ रहती हो, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा ना। रानू उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता था तुम ज्ञानी बाबा भी निकलोगे। ऋत्विक, बालिका, तुम्हारी सारी परेशानी का हल इस ज्ञानी बाबा के पास ही है, तुम बस ज्ञानी बाबा को खुश रखा करो, मुझे पता है ज्ञानी बाबा कैसे खुश होंगे। कहते हुए रानू पंजे के बल खड़ी हो गई और ऋतिक के गाल को चूम लिया। ऋतिक उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए, ऐसे नहीं ऐसे। उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चंद्रादित्य का कमरा। बच्चे को गोद में उठाए चंद्रादित्य इधर से उधर घूम रहा था। उसके शब्द सुनकर कई दरवाजे पर ही रुक गई। चंद्रादित्य उस बच्चे को सुलाते हुए, देखा सर, तुम्हारी मम्मा को तो तुम्हारे पापा की कोई फिक्र ही नहीं है। कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन उसे तो फुर्सत ही नहीं है अपने कामों से। गीत अंदर आते हुए, सरू से शिकायत हो रही है मेरी, लेकिन सरू जानती है कि उसकी मम्मा कितनी बिजी रहती हैं। आप उसके कान भरना बंद करिए। चंद्रादित्य ने जब गीत को देखा तो जाकर बिस्तर पर बैठ गया। गीत ने उस पर नजर टिकाते हुए कहा, कब से आवाज़ दे रही थी? आप ना आजकल अपना सारा सामान इधर उधर रखकर भूलने का नाटक करने लगे हैं। अब मैंने क्या किया है मिश्री, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखती। चंद्रादित्य ने अपनी गोद में सोई हुई सारणी के माथे को चूमते हुए कहा। गीत, श्रव्य कहाँ है? और कहाँ होगा? बिगाड़ रहा होगा भतीजे का चाचा अपने लाडले को। चंद्रादित्य ने कहा। गीत मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठ गई तो चंद्रादित्य ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, दरवाज़ा भी खुला है। गीत ने उससे दूर होते हुए कहा। तो दरवाज़ा बंद कर दूँ? चंद्रादित्य ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। आप भी ना कितना परेशान करते हैं मुझे। गीत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे पास काम ही क्या है? चंद्रादित्य ने उसकी कमर में उंगली सरकाते हुए कहा। गीत के पलके झुक गए तो चंद्रादित्य मुस्कुरा उठा। उसने उसके बंद पलकों को चूम लिया तो गीत ने उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। चंद्रादित्य का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। चंद्रादित्य धीमी और आकर्षक आवाज में बोला, मिश्री आंखें खोलो। गीत ने हल्के से कहा। चंद्रादित्य ने उसकी नाक से अपनी नाक टकरा दी और फिर से कहा, जान आंखें खोलो ना। गीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद्रादित्य ने उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस करते हुए उसके अधरों को अपने लबों के बीच कैद कर लिया। गीत की पकड़ उसके सीने पर कस गई। चंद्रादित्य ने गोद में अब भी सारणी सो रही थी, लेकिन चंद्रादित्य अपनी मिश्री की मौजूदगी महसूस किए जा रहा था।
अब तो वो और भी बेसब्र हो चला था। एक पल के लिए भी उसे अपनी मिश्री दूर नहीं चाहिए थी। हमेशा उसे अपनी नज़रों के सामने ही चाहिए होती थी। दोनों का प्यार अब भी उतना ही था जितना पहले था, या शायद अब और बढ़ गया था। समाप्त।